नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मंगल कृषि सेवा केंद्र यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। हमने शुरू से लगाकर अंत तक एक शेड्यूल बनाया है कि आप शुरू से में कौन सा खाद देना चाहिए, कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए, कंद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हमने पूरा शेड्यूल बनाया है ताकि आप एक अच्छा उत्पादन लहसुन का प्राप्त कर सके। अगर जो मैंने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से आप चलते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के बारे में हम शुरुआती दौर से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए टाइम यानी कि समय सबसे महत्वपूर्ण। समय कौन सा उचित रहता है लहसुन की बुआई के लिए। तो अगर किसान भाइयों हम लहसुन की खेती के लिए समय की बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच का जो समय रहता है, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच का समय सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि आपकी फसल अच्छी होती है। अब दूसरी हम बात करें टेम्परेचर के बारे में कि तापमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान तो तापमान न्यूनतम अगर हम तापमान की बात करें कि सबसे कम तापमान क्या रहना चाहिए तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और अधिक से अधिक तापमान 35 से 36 डिग्री। यानी कि अगर 35 से 36 डिग्री के ऊपर का तापमान हुआ तो हमारी लहसुन नहीं होगी, और 14 से 15 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान अगर रहा और उससे भी कम रहा तो वहाँ पर आपकी लहसुन की खेती नहीं होगी। किसान भाइयों, अगर हम बात करें प्रीवेंटल अवस्था में यानी कि शुरुआती अवस्था में खेत की तैयारी करते समय कौन कौन से खाद देना चाहिए, बुआई से पूर्व कौन कौन से खाद देना चाहिए। अगर हम खाद की बात करें तो 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद, यानी प्रति एकड़ की बात करें तो 2 बीघा आता है, 1 एकड़ में 2 बीघा होता है, तो 2 बीघे में 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद, 50 केजी DAP खाद, 10 केजी जिंक, ताकि आप आने वाले पौधों में जो भी रोग हैं वो ना आए, इसलिए आपको जिंक देना अति आवश्यक है। लोग बहुत कम डालते हैं, लेकिन अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पर देंगे। 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 5 केजी फिप्रोनिल 0.3% GR, ताकि आपको ज़मीन में लगने वाले कीड़ों से आपको छुटकारा मिल सके और साथ में शुरुआती दौर में जो कीट लगते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इन सबको मिलाकर यानी कि 50 केजी DAP खाद, 10 केजी जिंक, 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 5 केजी फिप्रोनिल, इन सबको मिलाकर आपको प्रति एकड़ डाल देना है प्रिवेंटल अवस्था में, शुरुआती अवस्था में खेत की तैयारी के समय। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों बीज उपचार के बारे में कि लहसुन का बीज उपचार कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब अगर हम बात करें क्यों करना चाहिए तो किसान भाइयों, ज़मीन में कई सारे कीड़े रहते हैं, कई सारी फंगस शुरुआती दौर में लगती हैं, जिससे कि हमारा जो अंकुरन का प्रतिशत है वो कम हो जाता है। यानी हमने 100 कलियाँ वही, अगर हम बीज उपचार नहीं करेंगे तो उसका प्रतिशत कम हो जाएगा, 60-70% ही रहेगा। लेकिन जब हम बीज उपचार करके बोते हैं तो उसका प्रतिशत अंकुरन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हमें बीजोपचार की हम बात करें तो कार्बेंडोजाम मेनकोजेब, UPL का साफ आता है, HPM का स्टफ आता है, उससे आप उपचारित कर सकते हैं। 1 किलो में आप 4 क्विंटल बीज उपचारित कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है आर्यस्ता का एक आता है प्रोवेक्स करके, कार्बोक्सिन थीरोम प्लस सीरम जो आता है, उससे आप उपचारित कर सकते हैं। 250 ml में आप 1 क्विंटल बीज उपचारित यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फंगीसाइड हैं, इनसे आप बीज उपचार करेंगे तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, आपकी लहसुन का जर्मिनेशन अच्छा होगा और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करें खरपतवार के बारे में कि अगर खरपतवार ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमें पता है कि लहसुन की खेती करना नामुमकिन है। इसलिए अगर हम शुरुआती दौर में यानी कि जब बुआई से 2 घंटे बाद कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए, तो बुआई से 2 घंटे बाद हमें पेंडामेथिलिन 30% इसी का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए, ताकि ये बुआई से अगर हम 2 घंटे बाद करते हैं तो 40 से 45 दिन तक ये हमें खरपतवार यहाँ पर नहीं उगने देता है। उसके बाद अगर आपने ये स्प्रे नहीं किया है तो लहसुन की जब बुआई हो जाती है उससे 30 से 35 दिन के बाद प्रोफाक्विजाफो प्लस में ऑक्सीफ्लोरोफेन का स्प्रे आपको 300 ml प्रति 200 लीटर पानी में यानी 2 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपको चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों के खरपतवार आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब किसान भाइयों स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज में सबसे ज़्यादा लगती हैं थ्रिप्स। तो कौन कौन से इन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्प्रे आपको करना चाहिए। तो शुरुआती दौर में बहुत कम थ्रिप्स हो, जब हमें पहला स्प्रे यहाँ पर करना चाहिए 40 से 45 दिन की अवस्था में, यानी कि जब प्रौढ़ अवस्था में लहसुन हो जाती है तब इन कीटों का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो आपको पहला स्प्रे इमिडाक्लोरोपिड 17.8% इसी का 15 ml प्रति पंप के हिसाब से, और साथ में हमें क्रॉस करवाना होगा लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी को 30 ml प्रति पंप के हिसाब से। और इनके साथ में एक फंगीसाइड आपको ज़रूर मिलाना है कार्बेंडोजाइम मेनकोजेब, ताकि आपकी जो पत्तों पर लगी फंगस को भी ये कंट्रोल कर सके।
और जो मैंने बताया है इसके साथ में आप स्टिकर सिलिकॉन चिपको का ज़रूर प्रयोग करें ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। ताकि सिलिकॉन चिपको का काम जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि किस तरह से सिलिकॉन चिपको काम करता है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे दूसरे स्प्रे के बारे में कि वो कब करना चाहिए। तो दूसरा स्प्रे जो है आपको 60 से 80 दिन के बीच में हमें करना चाहिए। दूसरे स्प्रे में हमें एसीफेड प्लस इमीडिया का स्प्रे करना चाहिए, जो कि लांसर गोल्ड आता है, उसका स्प्रे 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, और साथ में प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे करना चाहिए 50 ml प्रति पंप के हिसाब से। दूसरे स्प्रे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 60 से 80 दिन के अंतराल में, जहाँ पर थ्रिप्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ में हम एक फंगीसाइड लेंगे मेटालेक्सिल मैनकोजेब 50 ग्राम प्रति पंप, और इसके साथ में हम मिलाएंगे सिलिकॉन चिपको। मैंने पहले भी कहा है सिलिकॉन चिपको मिलाना बहुत ज़रूरी है आपको अगर अच्छे रिजल्ट यहाँ पर चाहिए तो। हम अब बात करेंगे तीसरे स्प्रे में, जबकि जो थ्रिप्स हो जाती है कंट्रोल हो ही नहीं रही है, ऐसी अवस्था में अगर हम क्या करें। अगर थ्रिप्स आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में आप 40-40 जो कि पोलिस आता है और सुमिटोमो का यूरो आता है, उसका स्प्रे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर उसके डोज की अगर हम बात करें तो इमीडा 40 और साथ में फिप्रोनिल 40% का डोज की अगर हम बात करें तो 40 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ में आपको डेल्टा मेथिन 11% और इसके साथ में नीम ऑयल 10,000 ppm वाला अगर आप लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जहां आपकी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही है वहां आपकी थ्रिप्स में ये एक अच्छा भूमिका निभाएगा। लेकिन इसको बात का ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा ही थ्रिप्स हो गए तो आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में 2 या 3 स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में। ये तीसरा स्प्रे हमारे कोई थ्रिप्स कंट्रोल का नहीं होगा, ये हमारा होगा मेन कि जिस पर हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत लगी है हमें कई महीनों से। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कंद के लिए कर रहे हैं हम, लहसुन के लिए। तो हमारा मकसद इस स्प्रे का होगा कि आप किस तरह से कंद आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो जो अगला स्प्रे हमें करना है वो 80 से 85 दिन की अवस्था में हमें करना है। यहाँ पर आपको स्प्रे करना है पक्लापुट्राजोन का, जो कि सुमिटोमो का आता है ताबोली करके। उसके साथ में आपको बोरोन 20% और उसके साथ में आपको लेना है 0050। इन तीनों को मिलाकर 80 से 85 दिन की अवस्था में आपको स्प्रे कर देना है, ताकि ये आपके कंद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपको इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब किसान भाइयों, ये तो हो गई स्प्रे की बात। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटल अवस्था की बात, यानी शुरुआती दौर में जो हमने खाद दिए उसके बाद हम कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बुआई से हमें 30 से 35 दिन की अवस्था में हमें यहाँ पर यूरिया प्रति एकड़ बात कर रहा हूँ, 2 बीघे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यूरिया देना चाहिए 45 से 50 kg प्रति एकड़। उसके साथ में माइकोराजा और होमिक एसिड आपको यहाँ पर डालना चाहिए, जड़ों से देना चाहिए और उससे तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल सके। ये खाद जो बात कर रहा हूँ वो आपको 30 से 35 दिन की अवस्था में आपको लहसुन की खेती में देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सेकंड खाद के बारे में, वो कब देना चाहिए, तो आप 40 से 45 दिन की अवस्था में आपको ज़मीन से देना चाहिए। उसमें हम बात करें खाद की तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व 5 kg प्रति बीघे के हिसाब से। उसमें कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधे की में कमी है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो उनकी पूर्ति करता है और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, पौधे का विकास अच्छी तरह से होता है, कंद अच्छा बनता है। इसलिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट 40 से 45 दिन की अवस्था में हमें जमीन से देना चाहिए। और उसके साथ में सुमिटोमो कंपनी का डेनिटोल 500 ml प्रति बीघे के हिसाब से, या फिर आप क्लोरोफाइरिफास भी ले सकते हैं 50%, ताकि आपकी पौधे की जड़ों में जो कीड़े लगे हुए उन पे अच्छी तरह से आपका कंट्रोल हो। क्योंकि जो कीड़े लगते हैं ज़मीन में वो आपको भारी नुकसान कर देते हैं, जिससे कि ऊपर से पत्ते पौधे सूखने लग जाते हैं, क्योंकि करते वो ज़मीन में नुकसान है, लेकिन जब वो जड़ों को नुकसान करेंगे और आपका जब पौधा है वो सूक्ष्म पोषक तत्व ले ही नहीं पाएगा जड़ों द्वारा, तो आपका पौधे विकास नहीं कर पाएगा और आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में क्लोरोफाइरिफास या डेनिटोल का दोनों में से एक चीज़ को आप 500 ml प्रति बीघे के हिसाब से आपको दे देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम थर्ड खाद की बात करें तो वो आखिरी में आपको देना चाहिए 60 से 70 दिन की अवस्था में आपको देना चाहिए ज़मीन से कैल्शियम नाइट्रेट। जो मैंने खाद बताए हैं वो आपको देकर सीधा सिंचाई आपको यहाँ पर करनी है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद 2-3-4 दिन बाद स्प्रे करते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप जब यूरिया डालते हैं तो वो 50% हवा में ही उड़ जाता है और आपको वैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है।
तो आप अगर आपको लगता है कि भैया लाइट लेट आ रही है, हमें 4 से 5 क्यारा ही जो है पानी दे सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि 4-5 क्यारों में ही आप यूरिया डालिए, ज़्यादा में क्यों डाल रहे हैं। तो आपको वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ना कि आप पूरे खेत में डाल दिए और बाद में आप सिंचाई कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और थर्ड खाद के बारे में जो मैंने बात किया है, 60 से 70 दिन की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 kg प्रति बीघे के हिसाब से आपको जड़े को देना है। उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी है। जो मैंने चीज़ें बताई है, प्रिवेंटल अवस्था से लेकर आखिरी अवस्था तक कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, अगर इस हिसाब से आप चले तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। आपकी पौधे में ना तो कोई रोग लगेगा क्योंकि हमने फंगीसाइड भी साथ में दिए हैं, ना कोई कीट लगेगा क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड भी साथ दिए हैं। उसके साथ साथ में हमने ये भी ध्यान रखा है कि आपकी जड़ों का विकास किस तरह से हो, आपका कंद किस प्रकार से बने। इन सारी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो शेड्यूल बताया है वो आपके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपने इस तरह से आपकी लहसुन की खेती की तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह से खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।